पबजी जैसा कोई बिग लेवल का गेम बनाना है या फिर GTA 6 अभी लॉन्च होने वाला है, तो उसमें एग्जैक्टली कितनी मैन पावर्स और क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। आई मीन स्कूल, तो मैं कैसे गेम डेवलपमेंट में जाऊँ, क्या रोड मैप होना चाहिए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो एक चीज़ ये भी है कि स्कूल वाले बच्चे जाना चाहते हैं एंड पेरेंट्स भी कभी कभी उनकी जिद मान के भेज देते हैं कि प्रोग्रामिंग कर लो, बट AI का कोई इम्पैक्ट होने वाला है इस फील्ड के ऊपर? कुछ नहीं आता, बस प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। इस केस में देयर आर AI दैट प्रोड्यूसेस म्यूजिक, देयर इज AI दैट प्रोड्यूसेस साउंड, इट्स कॉल्ड 11 लैब्स। फ्री में चेकआउट कर सकते हैं, फ्री क्रेडिट्स मिल जाती हैं। 3D मॉडल्स आपको बनानी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड। अगर गेम डेवलपमेंट में हम जाते हैं तो क्या एवरेज सैलरी रहती है यहाँ पे? अगर आपका 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस पे आप शुरू कर रहे हो तो आपको बेसिक सैलरी। अभी जो रिसेंटली इंडिया में हुआ है, दैट हैज़ कॉज्ड पीपल टू पैनिक, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जॉब भी खतरे में है, हम भी गेमिंग इंडस्ट्री में। नहीं, आप हो गेमिंग इंडस्ट्री में, बट जॉब उनकी काटी जा रही है। एक आइडियल रिज्यूमे क्या होना चाहिए अगर हम जॉब के लिए जाते हैं एज अ गेम डेवलपर? एक आइडियल रिज्यूमे फॉर गेम डेवलपमेंट इज गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बूम कर रही है आज के टाइम पे, और हर कोई गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता है, वो गेम डेवलपर बनना चाहता है, बट उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि राइट रोड मैप क्या होना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, व्हाट शुड बी द राइट रोड मैप टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल गेम डेवलपर। Today we have Varun. He has 5 years of experience in this field and उनसे आज हम डिस्कस करेंगे राइट रोड मैप क्या होना चाहिए और क्या AI इस इंडस्ट्री पे कुछ इम्पैक्ट लाएगा या नहीं, और भी उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम वरुण टू दिस पॉडकास्ट। Hey everyone, I'm Varun and I live in Bangalore and I basically belong to Coorg and मैं Bangalore से ही I've started from here. I've lived here and started developing a lot of games and I've built around 20 plus products. Some of these products are like some of the companies for which I've worked with are also Samsung, Niantic and a couple of other companies also. Currently I'm working with Kinemeric Inc. जो कि एक VR simulation company है. So this is a short sort of intro about me. So Varun, please tell us कि जैसे आपने you're a game developer, बट जो एकदम न्यू पर्सन है इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, सो बेसिकली एक गेम डेवलपमेंट में कितने कितने रोल्स होते हैं? लाइक वी अगर ऊपर से देखें तो वी नो देयर इज अ गेम डेवलपर, देन प्रोग्रामर, डिजाइनर होता है, देन 3D आर्टिस्ट होते हैं, तो कितने रोल्स होते हैं और एक गेम बनाने में कितनी टीम लगती है? अगर कोई भी लेट्स से पबजी जैसा कोई बिग लेवल का गेम बनाना है या फिर GTA 6 अभी लॉन्च होने वाला है, तो उसमें एग्जैक्टली कितनी मैन पावर्स और क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? एक्चुअली इसका ब्रेकडाउन थोड़ा डिफरेंटली होता है एंड प्रोजेक्ट के स्कोप के बेसिस पे होता है। एज इन गेम कितनी बड़ी है उतने ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, एज इन उतने ज़्यादा लोग लगते हैं। अगर गेम छोटी है तो कम लोग लगते हैं। कभी कभी ऐसी भी गेम्स बनाई जाती हैं जिसमें सिर्फ एक इंसान होता है, उसको हम इंडी गेम डेवलपमेंट बोलते हैं, और उन लोगों को हम इंडी गेम डेवलपर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दैट सिंगल पर्सन, वो जो अकेला इंसान है, वो सारे रोल्स निभाता है। वो साउंड डिज़ाइनर भी बन जाता है, जो बेसिकली बैकग्राउंड साउंड्स, ये वॉइस ओवर्स, ये सब करते हैं। सो वो भी करते हैं। फिर गेम डिज़ाइनर वो खुद बन जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट होता है कि मेरा गेम ऐसे 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 बनना चाहिए। सो डिज़ाइनर भी बन जाते हैं। फिर एक और टर्म है जो अभी इंडिया में पॉपुलर हुआ है और दूसरे कंट्रीज में पहले से बहुत पॉपुलर था। इट्स कॉल्ड टेक्निकल आर्टिस्ट। सो इनका क्या होता है कि विजुअल्स को सुंदर कैसे बनाएं, वाइल आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व विथ प्रोग्रामिंग, शेडिंग, ऐसे बहुत डिफरेंट टर्म्स आते हैं। सो दीज आर द पीपल हु सिट इन बिटवीन प्रोग्रामर्स एज वेल एज डिजाइनर्स टू मेक द विजुअल्स लुक वेरी अपीलिंग। रियलिस्टिक लाइटिंग हो गई, एक टिन कैन है उसमें से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो वगैरह हो गए। तो टेक्निकल आर्टिस्ट वहाँ बैठ गए। फिर हम आते हैं हमारे गेम प्रोग्रामर्स पे, जो बेसिकली गेम की प्रोग्रामिंग करते हैं वगैरह। और 3D आर्टिस्ट, अगर आपका गेम 3D में है तो 3D आर्टिस्ट आपको चाहिए रहेगा, वरना तो जनरली भी आपको आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर 2D है तो सबसे ज़्यादा हैवी रिक्वायरमेंट उन्हीं की पड़ती है, बिकॉज दे हैव टू मेक योर कैरेक्टर। फिर उनके अलग अलग फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं, उनको भागते हुए या फिर अटैक करते हुए या कुछ और, सो उनकी भी ज़रूरत पड़ती है।
और इसके अलावा भी कुछ रोल्स हैं दैट आर वेरी स्पेसिफिक, मतलब अगर आपको ज़रूरत है आपके पूरे गेम डेवलपमेंट पाइपलाइन में आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर नहीं ज़रूरत है तो आपका स्कोप छोटा है तो आप 2 बंदों से भी काम चला सकते हो, 10 बंदों तक भी जा सकते हो। अभी आपने ये सवाल पूछा कि GTA 5 में कितने बनने लगते हैं, तो फ्रैंकली आई एम नॉट श्योर, बट द प्रीवियस जो प्रीवियस थी इससे पहले GTA 4 वगैरह या GTA 3 थी उससे पहले, उसमें तो आई फील लाइक 300 around 300 people, and these people will be working on specific चीज। अगर GTA में बीच पे एक सीन है तो बीच पे वो लोग काम कर रहे हैं, उसके विजुअल्स पे काम कर रहे हैं, उसी में 30 बंदे खत्म हो जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट के स्कोप पे डिपेंड करता है। शुरू करने के तो एक अकेला बंदा भी शुरू कर सकता है। सो आई वांटेड टू आस्क कि जैसे गेम बनता है एज अ मतलब जो एज अ पर्सन जो करियर में आना चाहता है, इसमें मैं रोल जानना चाह रही थी कि जैसे इफ आई एम वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग, या फिर हो सकता है कि मैं इंटरेस्ट हूँ टेक्निकल आर्टिस्ट जो आपने बताया, या फिर साउंड के ऊपर काम करना। इसमें और कौन से रोल्स होते हैं जिसमें आई कैन बी इंटरेस्टेड इन, क्योंकि हो सकता है कि व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस, मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, बट इफ माई मैथ्स इज नॉट गुड, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मुझे कोडिंग में भी नहीं जाना, बट मुझे गेम में जाना है, गेमिंग इंडस्ट्री में मुझे जाना ही जाना है, कोडिंग के अलावा ऐसा कोई और रोल है इसमें जिसमें मैं जा सकती हूँ, ऐसा कुछ? अगर आपको लाइक पहले आपको ये चूज करनी पड़ेगी कि 3 कैटेगरीज में आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट को, या फिर जो आपको करना है। या तो आप आर्टिस्टिक वे में घुस सकते हो, या तो आपको प्रोग्रामिंग वे में घुसना पड़ेगा, या तो आप गेम डिजाइनर बन के घुस जाओ। ये 3 चीजें होती है। इसके अंदर चाहिए तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जैसे कि आर्टिस्ट में आप एनवायरमेंटल आर्टिस्ट बन सकते हो, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन सकते हो, फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बन सकते हो। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ बन सकते हो। जैसे कि गेम डिज़ाइनर में आप गेम डिज़ाइनर बन सकते हो, लेवल डिज़ाइनर बन सकते हो, फिर आप स्टोरी डिज़ाइनर भी बन सकते हो। आपको स्टोरी लिखने का शौक है, आप बस स्टोरी पे काम करना चाहते हो, कोर स्टोरी गेम वाले पे, तो आप स्टोरी डिज़ाइनर भी बन सकते हो। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है कि एक्चुअल में मैं चेक कैसे करूँगी मेरे लिए बेस्ट कौन सा ऑप्शन है। तो हाउ लाइक कैसे आप चेक करोगे या किसी को एडवाइस करोगे कि उनके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, या फिर टेक्निकल आर्टिस्ट, या फिर साउंड रिलेटेड, या फिर डिजाइनिंग में कौन सा बेस्ट हो, कैसे चेक कर सकते हैं वो? ओके, फॉर अगर मैं किसी का एग्जांपल लेता हूँ, आई नो अ पर्सन हु केम फ्रॉम सॉर्ट ऑफ लाइक अ मैकेनिकल बैकग्राउंड में से वो आई थी। बेसिकली शी हैड नो प्रायर नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू एज सच, नॉट इवन डिजाइनिंग, आर्टिस्ट्री भी नहीं थी। शी वॉज अ गुड पेंटर दो, मतलब उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद था, बट दैट डजंट ट्रांसलेट टू एक्चुअली बीइंग लाइक नहीं मैं पेंट करता हूँ तो मैं डिज़ाइनर बन सकता हूँ, या फिर मैं पेंट करता हूँ तो मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ गेम के अंदर। क्योंकि आप जो स्केचेस बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, वर्सेस ब्रशेस एंड पेंसिल्स, जब आप डिजिटल टैबलेट्स में करते हो ना, तो उसमें अलग तरह का स्किल लगता है, लेवल ऑफ स्किल इज डिफरेंट। सो ऐसे ट्रांसलेट तो बिल्कुल नहीं होता है। जो आपको पसंद है, कभी कभी पसंद भी ऑब्सेशन बन के आप सीख लेते हो, सो वो भी एक चीज़ है। बट दिस पर्सन व्हाट शी डिड वाज, वो एक्सप्लोरेशन पे गई। बेसिकली शी एक्सप्लोर्ड ऑल द रूट्स। बेसिकली वो पहले पहले जब आप ज्वाइन करते हो ना, सबसे पहले एंट्री लेवल पे जब आप जाते हो, दैट इज गेम टेस्टिंग पे ही आपको घुसना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द थिंग्स इन द इंडस्ट्री, बट ट्रिपल ए कंपनीज जैसे रॉकस्टार हो गई या फिर EA हो गया, इन सारे कंपनीज में अगर आपको घुसना है तो आपको टेस्टिंग ही करनी पड़ेगी। फिर आपको इंटरेस्ट आता है, आपको दूसरों को देख के इंटरेस्ट आता है, या फिर आप रोल स्विच करते हो। So this person also did the same. She switched roles. She did not start as a tester. She saw me, she was my friend, so she wanted to learn programming from me, which I did teach her. And she went into programming thinking that yes, कुछ भी हो तो the sky is there, basically. So, but वो चला नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चला। आप किसी के सहारे से, किसी के मदद से आप you can get so far only. आपका खुद का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। She did programming, नहीं जमा। She did game design, नहीं जमा। ये दोनों भी नहीं जमा, तो she did something that she was already good at, which is becoming a manager. You can become a associate producer or a producer and also a manager. So ये 3 रोल्स आप कर सकते हो। अगर आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है
सो बेसिकली आपको स्क्रम सर्टिफिकेशन हो गया, या तो आपको गूगल शीट्स बनानी आती है अच्छी सी, आप ऑटोमेशन कर सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो, मैनेजमेंट में भी घुस सकते हो, बिकॉज एज अ गेमिंग इंडस्ट्री इज टू वास्ट। कल आजकल तो एआई भी घुस रहा है, तो इन केस अभी हमारे कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, 3D आर्टिस्ट हैं, नाउ दे वांट अ AI/ML इंजीनियर, क्योंकि वैसे वाले प्रोडक्ट्स वो लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसमें Yeah. AI/ML की जरूरत पड़ती है इनसाइड द गेम। सो अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है कि इतने ही रोल्स हैं। एज एंड व्हेन द प्रोडक्ट या फिर आपका गेम में रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ना, सो कोई भी रोल में जो आपको वो ट्रांसलेट हो जाती है। ओके, सो बेसिकली टू सम अप, हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ गेमिंग में ही जाना है मुझे। और आई थिंक जब तक वो पैशन नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ गेमिंग में ही जाना है, तो आप फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है जानने का। अगर इंटरेस्ट है, जैसे आपने बताया कि आप बचपन से आपको बहुत पसंद था गेम्स वगैरह खेलना, तो आपने जैसे जैसे एंट्री कर ली, जैसे आपने फ्रेंड का भी एग्जांपल दिया कि वो प्रोग्रामिंग में नहीं जा पाई या डिजाइनिंग में नहीं जा पाई, सम अदर रोल, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोडिंग का ही होता है गेमिंग में जाने का, और भी तरीके हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो बाकी। बट आज हम सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर ही बात करेंगे इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वरुण यही है कि अगर मैं स्कूल में हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो स्कूल में है, और स्टूडेंट्स भी कमेंट कर देते हैं कि आई एम इन स्कूल, तो मैं कैसे गेम डेवलपमेंट में जाऊं, क्या रोड मैप होना चाहिए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो एक चीज़ ये भी है कि स्कूल वाले बच्चे जाना चाहते हैं एंड पेरेंट्स भी कभी कभी उनकी जिद मान के भेज देते हैं कि प्रोग्रामिंग कर लो, बट आई एम नॉट सेइंग एज इट इज़ अ बैड थिंग, बट बिफोर आप अपने बच्चे को भेजो कि प्रोग्रामिंग कर लो या फिर कोई और चीज़ कर लो, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। एज इन आप अपने बच्चे से जो भी वो पूछ रहा है कि गेम डेवलपमेंट बनना है, उससे आप सिंपल सवाल पूछ सकते हो कि कॉफ़ी कैसे बनानी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये एक एक्सरसाइज होता था जब मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, ये उस टाइम की बात है व्हेन इवन आई यूज्ड टू नॉट नो प्रोग्रामिंग। मुझे इंटरेस्ट भी उतना नहीं था, मुझे करना भी नहीं था। मैं भी शायद 7th स्टैंडर्ड में था शायद, जब माई डैड वाज लाइक नो जाओ कोर्स करो, मैं बताता हूँ प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो वहाँ के एक लेक्चरर ने मुझे बोला कि हेल्प मी मेक अ कॉफ़ी, राइट ऑल द स्टेप्स दैट आर नेसेसरी टू मेक अ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी। सो हम एज अ नॉर्मल थिंकर्स जैसे मैं और आप हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ कप निकालो, पानी अपने गैस पे गरम करो, चीनी वगैरह डालो, कॉफ़ी डालो, उबालो, कप में वापस डाल दो। बट अगर आप यही चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग के बिना एक सिस्टम को या कंप्यूटर को समझाने जाओगे, तो वो क्या करेगा कि अरे अच्छा चीनी डालनी, कितनी कप, कहाँ से निकालनी है चीनी, लोकेशन कहाँ है, जार का लोकेशन कहाँ है, शुगर जार कहाँ रखी है, गैस कहाँ है, नॉब कितना घुमाना है, कितना मतलब ओ इज इट लाइक 100% मेरे को वैसे नॉब पूरा घुमा देना, हाई फ्लेम चाहिए, लो फ्लेम चाहिए, मिड फ्लेम चाहिए, ये वाले क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं उनको वही बोलना चाहूँगा कि आप ये कॉफ़ी वाला एक्सपेरिमेंट अपने बच्चे के साथ करके देखिए, सो क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है उनकी। जब तक उनकी मैथ, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव नहीं होती, तब तक आप उनको पुश करोगे तो उनको कैसे रहेगा कि सीखना मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। अभी तो वो चलो बच्चे हैं, डेवलपिंग माइंड्स, फास्टर देन अस बेसिकली, हमसे तो कहीं ज़्यादा फास्ट है वो लोग, समझ लेंगे, सीख लेंगे, बट इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे। But this is one trick of which you can check them out, as well as if they really want to start, if they succeed in that coffee method completely, they're really good. What you can start off with is teaching them very basic things and starting up with something called as variables, छोटी छोटी चीज़ें। So because अगर आप पूरी चीज़ उनको नहीं सिखा सकते, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। In the sense I've seen a couple of kids जो सीखना चाहते हैं वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और मुझे लगता है जल्दबाजी भी बहुत करते हैं कि मुझे जल्दी से सिखा दो। बट हाँ अगर आपका बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत छोटा है, तो मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, सब लोग करते हैं, इट्स कॉल्ड स्क्रैच। सो स्क्रैच का बहुत ज़्यादा कोर्स आता है, वो बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक वाइज करवाते हैं उसका पूरा ये, तो उसमें छोटी छोटी गेम्स बनाते हैं, पॉप द बलून या ऐसा कुछ। सो इफ योर किड वांट्स टू डू इट फॉर द
थ्रिल ऑफ इट, फन ऑफ इट, या उनको कुछ सिखाना भी है इस वे में, तो आप स्क्रैच यूज़ कर सकते हो। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए कि एक पूरा पीसी दिला दिया एंड आप बोल रहे हो हाँ। कि करो, ऐसे मत करो। तो फिर नेक्स्ट जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई कॉलेज में है तो उनको क्या रूट मैप फॉलो करना चाहिए? अगर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका जो भी स्ट्रीम रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कॉफ़ी वाला करके ज़रूर देखना, जस्ट इन केस, क्योंकि कंफ्यूज होता है। अभी आज भी आप करने की कोशिश करोगे तो वो 10 स्टेप में एक स्टेप छूट ही जाती है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता। सो वो एक करके देखना। फिर अगर आपको करना है, आपका मन है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा वाला रोड मैप लेना है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि आप यू विल स्टिक ऑन टू दिस, इफ़ यू आर स्टिकिंग ऑन टू दिस, देन आई वुड से कि आप अनरियल इंजन ले लो एंड उस पर काम करो। बट आपको लंबा टाइम पीरियड लगेगा उसके साथ यूज टू होने में। नहीं, अगर आपको लगता है कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, महीनों में मेरे को सीखना है, महीनों में मेरे को यूज़र फ्रेंडलीनेस भी चाहिए, सब चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा यूनिटी सीख लीजिए। दैट वुड बी वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड आप जल्दी लाइक मूव फॉरवर्ड करोगे अपने जो आपका पाथ है। बट अगेन द वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ स्टार्टिंग और टचिंग ग्रास इन दिस एस्पेक्ट फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट वुड बी प्रोग्रामिंग। अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, गेम डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो पिछले वाले गेम डिज़ाइंस जो हैं, जैसे कि आप GTA का उठा सकते हो, GTA वाई सिटी का उठा सकते हो, GTA 5 का आपको नहीं मिलेगा ऑनलाइन, GTA वाई सिटी का उठा के आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। सो एक एग्जांपल है, एग्जिस्टिंग गेम उठाओ, उसको ब्रेक डाउन करो, भले ही आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, डिज़ाइनिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आती हो, बट फिर भी उसको उठाओ। अब अपने मन में सोच सकते हो, एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज टाइप कर सकते हो कि कैसे बनाया होगा। आप अपना पसंदीदा गेम भी ले सकते हो, अगर आपको वो भी डिफिकल्ट लगता है तो कैंडी क्रश ही ले लो, कोई बात नहीं, बट ब्रेक इट डाउन इन योर ओन माइंड। बिल्कुल। और इसमें लैंग्वेजेस कौन सी, जैसे यूनिटी आपने बताया, तो लैंग्वेजेस भी जो इसमें होती हैं वो कौन सी होती हैं? ओके, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्योंकि सो अनरियल में C++ होती है, बट अनरियल ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट्स। मैंने पहले बताया था स्क्रैच जैसा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने, ब्लॉक्स और प्रोग्रामिंग बन गई। सेम वे में ब्लूप्रिंट्स है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आपकी प्रोग्रामिंग की वो पूरी बन जाती है। बेसिकली ब्लॉक्स को कनेक्ट करना है आपको। सो वो भी है अनरियल में, ब्लूप्रिंट है एंड C++ यूज़ करते हैं अगर आपको प्योरली प्रोग्रामिंग वाइज करना है, आपको ब्लॉक्स वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी है। यूनिटी में बेसिकली C# का यूज़ होता है। नाउ द moment the surprise in the difference between C++ and C# is not so much. जैसे आप लिखते हो वो सिमिलर लगता है, बहुत सिमिलर होता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो लिखने के, वो थोड़ी बदल जाती है। तो उसके अलावा तो दोनों सेम ही हैं, आप किसी भी एंड से शुरू कर सकते हो, बट आपका कमिटमेंट रियली मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ अनरियल। यूनिटी में भी आपका कमिटमेंट मैटर करता है, बट जल्दी से आप रिजल्ट्स देख सकते हो बिकॉज इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। और ओके, सो हमने डिस्कस कर लिया कि स्कूल में अगर है तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इन कॉलेज में आपने बताया कि यूनिटी या फिर रियल इंजन से वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो अनरियल, सॉरी सो अगर कॉलेज में है तो अनरियल एंड यूनिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं C एंड C#। और दोनों एक तरह से आप कह रहे हो सिमिलर ही हैं, तो वो यूट्यूब के थ्रू या फिर ट्यूटूट का भी कोर्स है इससे रिलेटेड, तो दे कैन चेक इट आउट। और अगर इफ आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे मैं किसी भी और फील्ड से हो सकती हूँ, लाइक मैंने बीटेक करी थी या बीकॉम करी थी, अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, या हो सकता था मुझे स्कूल से आपकी तरह मैं भी बचपन में खेलती थी, बट अब वैसे मीनिंगफुल नहीं लग रहा है अभी करंट जॉब पे जो हम है, और आई एम थिंकिंग कि मैं गेम डेवलपमेंट में जाना चाहती हूँ अब। तो अगर इफ आई एम इन अ जॉब, तो मुझे फिर किस तरह से, कैसे टाइम डिवाइड करना चाहिए, पहले कौन सी चीज करनी चाहिए कि मैं इसमें एंट्री कर पाऊँ इस करियर में? अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपकी एग्जिस्टिंग जॉब अगर प्रेशरफुल नहीं है और आपका पूरा टाइम खाने ही जाता है, तो आपका टाइम डिवीजन काफ़ी होगा टू एक्चुअली टेक
start with programming थोड़ा थोड़ा, start with basic concepts like variables, functions, loads. ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली हेल्प अ लॉट, एंड आप बिट्स एंड पीसेस में सीख सकते हो डिवाइड करके, सो ये इजी हो जाती है. सो आपको प्रोग्रामिंग से ही शुरू करना पड़ेगा. अगर आप डेवलपर हो, डिज़ाइनर हो, तो सेम चीज़, आपको काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग रिलेटेड वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको टर्मिनोलॉजीज बेसिकली समझनी पड़ेंगी. डिज़ाइनर हो तो, अगर आप आर्टिस्ट हो तो थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट है एज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ ड्राइंग टैबलेट आपको लेनी पड़ेगी. बट अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहते डिज़ाइनिंग ड्राइंग टैबलेट लेने पे, तो आपको ऐसी वाली भी ड्राइंग टैबलेट मिलती है जिसमें स्क्रीन नहीं होता, बट पेंसिल आप उस पर ड्रॉ करते हो तो सेम स्क्रीन पे ट्रांसलेट हो जाती है. वो लगभग लाइक 5000 इश में आ जाती. ऐसे भी आप डिज़ाइनर के लिए, मतलब डिज़ाइनर के लिए ये कर सकते हो, आर्टिस्ट के लिए ये कर सकते हो. 3D आर्टिस्ट के लिए अलग पाइपलाइन होती है. आपको बेसिकली एक फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाती है जो बहुत पॉपुलर है, ब्लेंडर. उसमें बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है, एनिमेशंस भी बनी है, एंड इट्स टोटली फ्री, आप वो सीख सकते हैं. सो वो 3D आर्टिस्ट के लिए हो गया. बट डिफरेंट रोल्स के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो. वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आप टाइम डिवीजन अलग अलग इसके रोल्स के हिसाब से आप टाइम डिवीजन कर सकते हो. अगर आपका वर्क आपका पूरा टाइम खा जाता है, इट्स लाइक 9 to 5 नहीं हो रहा, आपका 9 to 7 हो रहा है, मतलब आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो जिनको टाइम मिल रहा है वो 1 से 2 महीने में आपको क्या करना है कि एटलीस्ट, जिनको टाइम मिल रहा है, एटलीस्ट 2 गेम कंप्लीट आपको दिखानी पड़ेंगी. लिंक्डइन पे दिखा सकते हैं या फिर कहीं भी किसी को भी दिखा सकते हैं, जो रिक्रूट कर रहे हैं उनको दिखा सकते हैं. बट ज़रूरी चीज़ क्या है? पॉलिश ज़रूरी है, गेम ज़रूरी नहीं है. मतलब आपने आपका कोर गेम बना गया, भले ही आप फुटबॉल में कोई गेम बना रहे हो, आप भले ही फुटबॉल को किक कर पा रहे हो, पास कर पा रहे हो, सब चल रहा है, बट आप में पॉलिश नहीं है. पॉलिश एज एन ऑडियो नहीं है, बटन पे क्लिक कर रहे हो, क्लिक नहीं हो रहा है, कोई ना कोई इशू है, छोटा मोटा इधर उधर का बग है. सो वो आपको पॉलिश करनी पड़ेंगी. तभी आप सीख पाओगे, और दूसरे सामने बंदे को समझा पाओगे कि आई हैव डन माई बेस्ट एंड आई हैव पॉलिश्ड दिस. क्योंकि गेमिंग में कैसे होता है, नॉट जस्ट द पीपल हु प्ले योर गेम्स, बट रिक्रूटर्स भी अगर आपके गेम्स में बग्स देखते हैं तो इमीडिएटली फ्लैग करते हैं कि गड़बड़ है. तो आपको पॉलिश पे काम करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी बनता है. आपको बहुत टाइम लग जाएगा पॉलिश में काम करने के लिए. अगर आप शुरू से आपका बेसिक सब बहुत अच्छा चल रहा है, आप अच्छे से समझ रहे हो बेसिक्स फंडामेंटल्स को, तभी आपका पॉलिश बहुत सुंदर आएगा गेम में. सो ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम है. जिनके पास टाइम नहीं है, मैं उनको बोलूँगा कि 1 घंटे भले ही अगर आप निकाल लोगे तो आपको शायद 2 महीने में ना हो वो चीज़, बट 3 या 4 महीने में 1 घंटे निकाल के भी आप एटलीस्ट एक पूरा गेम बना सकते. स्कोप ऑफ द गेम मैटर नहीं करता है. क्या मैटर करता है इज यूनिकनेस ऑफ द गेम. इन सारे जो जिनके पास टाइम है, जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए यही रिकमेंडेशन है मेरी कि जो बनाया है, अगर आप वो बना रहे हो तो अपना कोई ट्विस्ट डालो उस पर. ऐसा नहीं कि कैंडी क्रश है तो मैंने उसको रेप्लिकेट करके कैंडी क्रश ही बनाया है. वैसा वो काम नहीं, ट्रांसलेट भले ही हो जाए, पर आपका स्किल नहीं दिखता है, या तो आपने उसमें एक्स्ट्रा क्या किया वो नहीं दिखता है. क्योंकि पहला सवाल उनका वही होता है कि आपने क्या किया ना. सो वो एक ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी. आई कम्प्लीटली एग्री. और ये चीज हम बहुत पॉडकास्ट में रिपीट भी कर रहे हैं जब हम पोर्टफोलियो पे बात करते हैं कि आप किस तरह से पोर्टफोलियो आपका स्टैंड आउट करता है. तो उसमें हम ये कहते हैं कि आप क्लोन मत बनाओ किसी भी चीज का, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो या गेम डेवलपर हो या आप यूआई यूएक्स डिजाइनर हो. अगर आप सोचोगे यार मैंने अमेजोन की जैसी वेबसाइट बना दी या इस टाइप से कुछ भी क्लोन करके बना दिया, तो उससे फिर आपकी स्किल कैसे दिखेगी. तो जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि आप प्रॉब्लम को करो या किसी चीज को कि ये मैंने कुछ सोचा यूनिक और उसके ऊपर मैंने गेम बनाया. तो आज जो कंपनीज है वो ये देखना चाहती हैं कि कितनी यूनिकनेस है आपके अंदर और कितना रिजल्ट ड्रिवन सोचते हो. क्योंकि जो आपने पूरा एग्जांपल बताया वो एक रिजल्ट ड्रिवन थिंकिंग को मतलब दिखाता है कि आप जस्ट कोडर नहीं हो कि आपने कोडिंग करके पूरा गेम बना दिया और बस आपने दिखा दिया कि देखो. अब आज रिक्रूटर देखना चाहते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप कैसा सोचते हो कि हाँ इस तरह का कुछ होना चाहिए. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि ये चीज होनी चाहिए. और
इसमें नहीं सोचते हैं लोग बहुत ज्यादा, सोचते हैं क्लोन बना दिया एंड दैट्स हो गया काम। कॉमन चीज़ होती है जो मैं लाइक थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो लोग जॉब में रहते हैं और ये परस्यू करने की कोशिश करते हैं इस दी क्विटिंग क्विटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, जिनका काम से प्रेशर ऑलरेडी है और जिनके पास टाइम भी है वो भी क्विट कर देते हैं एक ही बार में। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत लाइक ऐसे मैंने क्विट नहीं किया है, ऐसे मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु क्विट्स मेकिंग गेम्स। पर्सनल प्रोजेक्ट्स, कंपनी के प्रोजेक्ट्स में मैं क्विट नहीं कर सकता, दे आर पेइंग मी। सो जो पर्सनल होता है उसमें क्या हो जाता है कि मैंने 10 बना लिए, 10 गेम्स बना लिए, बट आधी हैं पूरी हैं, आधी हैं पूरी हैं, बट बग आ गया, यहाँ पे खराब हो गया, वो खराब हो गया, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और वो एक ये है कि और एक और जो मैं बहुत पॉपुलरली बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, अगर आपका कोड काम कर रहा है तो आप छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आप सीख रहे हो। जनरली लोग क्या, कुछ लोग बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं, वो बोलते हैं परफेक्टली लिखना है। एंड यार दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट, एक इज क्विटिंग, एक इज बहुत परफेक्ट लिखने की कोशिश करना। काम कर रहे हैं तो छोड़ दो। इफ योर कोड इज वर्किंग, डू नॉट टच इट, लेट इट बी। आप सीख रहे हो, आप और भी सीखोगे आगे चल के। एक चीज और है कि बड़ा सा प्रोजेक्ट उठा लें। ये कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि वो बना लेते हैं, बट जब वो बनाने की कोशिश करें या बना रहे हैं तो ये नहीं समझते कि सामने वाला उनको सिखा रहा है तभी वो बना रहे हैं, वो स्क्रैच से नहीं बना रहे। तो उसके इमीडिएट बाद जब उनका कोर्स या जो भी वो कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है तो उनको लगता है कि मैं बड़ा सा प्रोजेक्ट उठाऊंगा, इसको अपने पोर्टफोलियो में यूज़ करूंगा और मैं प्रेजेंट कर दूंगा, और इसका टाइमलाइन मैं रखता हूँ 20 दिन में बन जाए। मैं आज भी कुछ लोगों को ऐसे देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि नहीं मैंने सीख लिया, 20 दिन में मैं बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि 20 दिन आपके मन में है तो मैं बोलूँगा कि आप उसमें 30 दिन जोड़ दो, जानबूझ के जोड़ दो, जानबूझ के आप जोड़ दो, फिर आप उसको रिजल्ट को देखना फिर से, क्योंकि 20 दिन में आपको भले ही बन जाए, पॉलिश हट जाती है। फिर यूनिकनेस नहीं रहती है उसमें। अगर हमें पूरा रोड मैप सम अप करना हो कि पहले जैसे आपने बताया कि आप पहले सारे बेसिक सीख लो, लाइक यूनिटी, अनरियल, उसके बाद लैंग्वेजेस हो गई सी प्लस, सी शार्प, उसके बाद मतलब, और क्योंकि अनक्लियर सा लग रहा है ये थोड़ा सा, क्योंकि हमने सिचुएशन तो डिस्कस कर लिया है कि अगर हम स्टूडेंट है, कॉलेज में है, वर्किंग प्रोफेशनल है, बट रोड मैप क्या होना चाहिए वो एक बार हम स्टेप्स में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ में नहीं जाना हमें। अगर मुझे किसी को बताना हो, हाँ जैसे अगर मुझे किसी को बताना है कि ग्रेजुएशन कैसे करते हैं, तो हम बोल देंगे सीयूईटी का एग्जाम होएगा या फिर कैट दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो, और फिर आप 3 साल कॉलेज के हो जाएंगे, फिर आप ग्रेजुएशन कर जाओगे। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है एकदम कि हाँ ग्रेजुएशन कर जाओगे और फिर कंप्लीट हो गया। तो वो चीज थोड़ी सी अनक्लियर सी लग रही है मुझे यहाँ पे। तो वो एक बार आप मतलब ज्यादा डेप्थ में भी नहीं, शॉर्ट में हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं उसको। अगर मैं एग्जैक्ट रोड मैप की बात करूं एज ऑफ 2025 कैसे आप कर सकते हो, या फिर कैसे, पहले सबसे पहली चीज़ आप अपना रिसर्च क्लियर रखोगे कि आपको गेम इंजिन्स पे काम करना है या फिर आपको गेम इस पे काम करना है, जैसे कि डायरेक्ट एक्स 11 हो गया, या फिर आप सीधा ग्राफिक्स पे ही काम कर सकते हो। कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं जो बहुत पॉपुलर कंपनीज हैं, जैसे कि यूबीआई सॉफ्ट हो गई, या बहुत पॉपुलर कंपनीज उनकी खुद की इंजन बना लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, अगर आप यूनिटी, अनरियल ऐसे जा रहे हो फिर भी द थिंग वोंट बी मैचिंग। So I'll give 2 roadmaps. One is for a person who is gonna do hardcore programming and be non-engine person, जो engine use नहीं करते, and the person who's gonna use the engine. First I'm gonna give it for the person who's gonna use the engine. पहले you're gonna decide कि what is your strength, as in are you a indie game developer? Are you working for an indie game studio, or are you going to work for an indie game studio, or are you going to work for a big scale studio that uses Unreal? Why? Okay, Unity, Unreal. Engine choice. Engine, based on the engine choice, you can decide the programming language that you want to choose, because they are very highly related. Once, let's say we are going with Unity. Unity, see the C#, because Unity uses C#.
So the next thing you're going to learn is, irrespective of either you choose Unity or Unreal, the right after you decide your engine, you're going to learn is the basics of programming. Irrespective of anything you choose, it's the same. You're going to learn about variables, functions, conditional loops, and programming patterns, which are very important. And एक और चीज होती है oops करके बोलते हैं, object oriented programming. So वो ये 5 चीज अगर आप सीख लेते हो, राइट आफ्टर यू डिसाइड योर इंजन, आपको ये सीखना पड़ेगा. नेक्स्ट चीज इन यूनिटी इंजन, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग. फिर आप आ जाते हो, एक बार हो गया तो आप आ जाते हो C# पे. फिर C# आपका, आप यू विल नॉट कंप्लीट C# फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 1 to 100, यू विल ओनली डू 1 to 50. 1 to 100 की आपको जरूरत भी नहीं है. 1 to 100 सीखने में आपको उसी को 3 साल लग जाएंगे. यू विल ओनली गो फ्रॉम 1 to 50. C# खत्म हो, यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज नाउ लर्निंग द एक्चुअल इंजन की बात होगी. You learn how the engine basically works, how to navigate through the UI of the software of Unity. कैसे आप वर्जन कैसे इंस्टॉल करोगे, कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, कौन सा यूज़ कर रहे हैं लोग, सो उसके बारे में सीखोगे. फिर आप चीज़ें कैसे उस इंजन में लाना है वो सीखोगे, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग. इंपोर्ट मतलब अंदर लाना, जो आपकी चीज़ें आपको लानी है, 2D इमेजेस हो गई, बैकग्राउंड इमेजेस, म्यूजिक, जो भी आपको लाना है, you'll get that all in the engine. सो इंजन आपका, अगर इंजन आप खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंजन विथ ईच इटरेशन चेंजेस एंड मोर थिंग्स आर एडेड ऑन टू इट, तो वो भी आपका कभी 0 to 100 नहीं जाएगा. आप उसमें भी आप 0 to 50 ही करोगे, जो कि बेसिक्स ऑफ द इंजन होता है, जो आपको करनी बहुत ज़रूरी होती है. ये भी खत्म हो गई, आपकी बेसिक्स ऑफ द इंजन में खत्म हो गई. फिर आप आ जाओगे कि इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्रामिंग पे आ जाओगे. बेसिक लेवल हो गई, इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्रामिंग पे आओगे. फिर से अगर इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्रामिंग हो गई, फिर से आप जाओगे कि इंटरमीडिएट लेवल इंजन का आपको जो सीखना होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, कि अच्छा अभी मैंने अपने गेम के लिए बेसिक्स वाले में मैंने अपने गेम के लिए लिखा, अब मैं प्रोग्रामिंग ऐसे करूँगा जो कि इंजन को चेंजेस करे, इंजन में चेंजेस करे, इंजन में कुछ फीचर्स डाल दें, इंजन में से कुछ फीचर्स निकाल दें, जो चीज़ मुझे चाहिए वो एग्जैक्टली वही करके दे. सो इंटरमीडिएट लेवल वो आपका हो गया. फिर अगेन आप प्रोग्रामिंग में वापस आ जाओगे, इंटरमीडिएट आपने सीख लिया, अगेन आप वापस आ जाओगे. इस पॉइंट पे आपका 0 to 50 जो था वो भी 0 to 60 हो गया. अगेन आप इंटरमीडिएट के बाद अगेन आप एडवांस लेवल पे जाओगे, अगेन एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग. बट हाँ, इन दिस एंटायर पाइपलाइन जो भी आप C# प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सीख रहे हो एडवांस लेवल में, इंजन के बारे में भी, प्रोग्रामिंग विल बी प्योरली बेस्ड ऑन दैट इंजन. आप ये नहीं गूगल करोगे कि हाउ टू लर्न C#, आपको ये गूगल करना है कि हाउ टू लर्न यूनिटी C#, वरना आप गलत चले जाओगे. सो ये ब्रेकडाउन है. सिमिलर ब्रेकडाउन विल गो फॉर अनरियल ऑल्सो, बट इस ब्रेकडाउन में थोड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप C++ के साथ जा रहे हो तो आप बेसिक्स ऑफ हट शुरू ऐसे ही है, अनरियल, फिर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग वो हमेशा रहेगी, दोनों के लिए सेम है वो. एंड बेसिक्स ऑफ C++, अगर आप C++ यूज़ कर रहे हो तो, अगर आप बेसिक्स ऑफ C++ नहीं यूज़ कर रहे हो तो यू विल स्विच दैट आउट विथ बेसिक्स ऑफ ब्लूप्रिंट्स, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है. इवन दैट हैज़ लाइक बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल. सो दिस वुड बी अ रोड मैप in 2025. In roadmaps में you can use AI to break things down for you, which concepts you are not able to understand in traditional methods. या आप ऐसे पर्सन हो जो सिनेरियो बना के सीखते हो कि उसने इसको 10 रुपए दिए, 10 रुपए कम हो गए, जो बचपन में हमको सिखाते थे मैथ बेसिक माइनस प्लस कैसे करना है. सिनेरियो वाइज भी सीख सकते हो. आप ChatGPT बोलो कि सिनेरियो वाइज मुझे सिखाओ कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन में सिखाओ, फंक्शन सिखाओ, सिनेरियो वाइज क्या मतलब होता है. तो ऐसे भी सीख सकते हो. AI इंक्लूसिविटी कर सकते हो आप हर एक इसमें, बट द मैप रिमेन्स के सेम. एंड AI का कोई इम्पैक्ट होने वाला है इस फील्ड के ऊपर? AI का इम्पैक्ट एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग industry which is going to be impacted, as well as will get to use to AI, will use AI to its advantage. As in अगर मैं इंडी गेम डेवलपर हूँ
मुझे इंडी गेम डेवलपर बनना है और मुझे अपनी खुद की गेम बनानी है, बट मुझे आर्ट बनानी नहीं आती, 3D मॉडल्स बनानी नहीं आती, म्यूज़िक भी बनानी नहीं आती, कुछ नहीं आता, बस प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। इस केस में देयर आर AI that produces music, there's AI that produces sound, it's called 11 labs, फ्री में चेकआउट कर सकते हैं, फ्री क्रेडिट्स मिल जाती हैं। 3D मॉडल्स आपको बनानी है, there's something called as Meshy.ai, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। आप इमेज अपलोड करोगे अपने जो कैरेक्टर है जो भी, वो 3D मॉडल में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगी। आपको फ्री क्रेडिट्स वहाँ भी मिल जाएंगी, कम मिलती बट मिल जाती। ये तीनों हो गई। फिर आपको अगर गेम के कैरेक्टर्स बनाने हैं, जैसे कि 2D चलते हुए या 2D चीज़ें बनानी है, 2D आर्ट बनानी है, UI UX बनानी है, ChatGPT ही बना देता है आजकल। लाइक यू कैन जस्ट प्रॉम्प्ट इट एंड बी लाइक आई नीड अ UI स्क्रीन फॉर दिस गेम आई एम मेकिंग, और आई नीड अ कैरेक्टर हु लुक सो एंड सो, रेड एस्थेटिक्स, कलर पैलेट ये होना चाहिए ऐसा, या फिर रेफरेंस इमेज ही दे दिया कि क्रिश की तरह लगना चाहिए बेसिकली। सो आप वो सब देख के आप आर्ट एंड 3D मॉडल्स अपने पास ले दोगे तो आप अच्छे प्रोग्रामर तो ऑलरेडी हो, आपने गेम बना दिया अभी। सो दिस इज हाउ AI इज हेल्पिंग सम पीपल। एंड एज ऑफ जॉब ले जा रहा है, नहीं, जॉब लेके नहीं जा रहा, आपकी मदद जरूर कर सकता है। पूरी चीज वो नहीं कर सकता है, आप उसकी मदद ले सकते हो। जो चीज़ आपको 1 घंटा लगती होगी करने में जनरली, वो आप 30 मिनट में या 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। घर जा सकते हो जल्दी, ऑफिस से घर जाने की बात करें तो। बट हाँ, इट इज़ हेल्पिंग अदर्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है कि AI इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं टू डेवलप आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट NPCs। सो अगर हम अभी गेम में, आपने कुछ खेला है ऐसे जिसमें आप जाके किसी कैरेक्टर से बात कर रहे हो और वो सेम डायलॉग रिपीट होता है? तो अगर आप जाओगे और कोई एक कैरेक्टर आपके सामने खड़ा है तो बार बार उससे बात करते रहोगे तो बार बार वही डायलॉग रिपीट करता है। वो समझदार नहीं है, वो बस सेट्स ऑफ पैराग्राफ्स रहती हैं, उसको रैंडमली वो बोलने लग जाता है जैसे आप बात करें। बट अभी ऐसा हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ AI सम पीपल आर डेवलपिंग NPCs एज इन नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स। उनको इसलिए ऐसे बोलते हैं क्योंकि आप उन्हें खेल नहीं सकते, इसलिए नॉन प्लेएबल होती हैं, बस आप उनसे बात कर सकते हो। सो आप अभी उनसे बात करोगे द AI पावर्ड NPCs, तो वो रियलिस्टिक जवाब देते हैं। हाय बोलोगे तो बोलेंगे हाय वरुण या हाय स्वाति, ऐसे बोल देंगे। फिर आप बोलोगे कॉफ़ी पिया, कब पिया, कितने बज रहे हैं, तो बोल देगा नहीं यहाँ पे टाइम नहीं है, सूरज ऊपर है तो अच्छा है मौसम। सो ऐसी वाली इनकॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो वी कैन से कि AI से आप ऑफिस से जल्दी जा सकते हो, सिंपल नहीं जा सकते हो। मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इज बिकॉज ऑफ माई डैड बेसिकली। सो मेरे डैड आर्मी मैन थे बेसिकली, उनके बारे में बहुत असम्पशंस होती है, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट मेरे डैड भी थे। बट उनका एक फन साइड भी था कि इफ़ यू आस्क हिम एनीथिंग ही विल गेट इट फॉर यू। सो उनका पुराना सिस्टम था ऑफिस का जो उन्होंने ला के दिया, वो पुराना जो कैथोड रे ट्यूब बहुत बड़ा होता है, ही गॉट मी दैट एंड CPU जो उनके वहाँ पे काम करने के लिए यूज़ हो रहा था, जो कि पुराना हो गया था। सो वो लाए और मुझे दिए, और उन्होंने दो ही चीज़ें बोली, इसमें गेम्स होते हैं, खेलना। सो दैट्स द ओनली वर्ड ही सेड, इसमें गेम्स होते हैं, खेलना, और खुद आके इंस्टॉल करके दिए और दिखाए। सो एट द टाइम बहुत सारे ऐसे टाइटल्स नहीं होते थे, और होते भी थे तो बहुत महंगे होते थे। तो उस टाइम पे वी यूज्ड टू हैव फ्लैश गेम्स, रोड रैश, ये सारी चीज़ें। सो इन्हीं को खेलते खेलते धीरे धीरे आई ग्रो अप। एंड एक बार सेकेंड ईयर में एक्चुअली मेरे फीड में, यूट्यूब फीड में रिकमेंडेशन आई फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर चैनल कॉल्ड एज ब्रैकीज। सो उस टाइम पे मुझे पता चला बेसिकली कि अच्छा सिर्फ खेल नहीं सकते हैं, गेम बना भी सकते हैं। सो फ्रॉम देयर ऑन आई एक्चुअली वॉच्ड हिज वीडियोस, डिड अ कपल ऑफ गेम्स, दो बनाए थे, बहुत छोटे थे, एंड एक तो आधा ही बन गया था, एक पूरा बना था। सो उसके बाद आई प्रेजेंटेड दोज गेम्स, आई पुट इट ऑन लिंक्डइन। एंड उस टाइम पे हमें यूनिवर्सिटीज़ में बोला जाता था कि लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है। इट्स बेसिकली लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक इंस्टाग्राम। सो वहाँ पे डालो। सो मैंने डाला एंड आई गॉट my first company where I developed Shargat the First Blood. It's basically a RPG game, 2D RPG game है. It's on Steam available. उसके
दिस इज दैट वाज माय बिगेस्ट टाइटल, एंड स्टार्टिंग में ही बड़ा टाइटल मिलना बहुत मुश्किल होता है बेसिकली. बट द कंपनी विच आई वाज वर्किंग विद, इट वाज इन US बेस्ड कंपनी, बट द प्रोजेक्ट वाज मैनेज्ड इन इंडिया. तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि एक बंदे से गेम नहीं बन सकती इतनी बड़ी. सो उनको पता नहीं था. सो दे स्टार्टेड आउट विथ मी. फिर मेरे सीनियर्स को हायर किया. फिर ये प्रोजेक्ट थोड़ा सक्सेसफुल हुआ. उसके अलावा मूविंग अवे फ्रॉम दैट आई वर्कड ऑन, मेरा जॉब ऑलमोस्ट कैसा रहा है कि बिल्डिंग सिमुलेशंस. एक तो था ट्रेनिंग सिमुलेशन बनाना, जैसे रिक्रूटमेंट करने के लिए फन वे में कैसे कर सकते हैं, गेम खिला के रिक्रूटमेंट कैसे करवा सकते हैं लोगों से, वो एक गेम बनवाया. एक और मैच 3, हम कैंडी क्रश जैसे गेम्स को मैच 3 गेम्स बुलाते हैं क्योंकि 3 चीज़ें मैच करनी होती हैं. सो मैच 3 वाले गेम्स बहुत सारे बनाए. उसके बाद आई moved away from making traditional 2D and 3D games, those kind of titles, to making VR titles. VR simulations बनाना, augmented reality में simulations बनाना, उसमें काफ़ी सारे games, experiences बनाए. Some of the popular companies, but ये सारे US brands के लिए बनाए थे हमने. One of them is Richmond and OSU and also Lindis. Lindis, it's called Lindis Constructions. It's a very big company in the US. कंस्ट्रक्शन संभालता है, तो उनको सेल्स पिच करने के लिए जो AI से एक कॉन्वर्जेशन सिमुलेट करने होती है, उनके सामने होते हैं, तो उनको कोई प्रोडक्ट बेचना होता है. बेसिकली यू आर सेलिंग इट इन VR. तो ऐसा मेरा जर्नी रहा है. आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट आई बिल्ट लाइक 20+ प्रोडक्ट्स राइट नाउ. एंड आई ऑल्सो हैड द very good opportunity of working with Samsung as well in this career path, एक उनके research and development इसमें. So they are also working on something which I cannot fully disclose yet. But yeah, वहाँ पे भी काम करने को मौका मिला. And I think आप you know a company called as Niantic Games. I may not know, but हो सकता है बाकी जो लोग गेमिंग के अराउंड है वो जानते होंगे. कभी कभी उनको भी पता नहीं रहता है, बट उनका पॉपुलर टाइटल है पोकेमॉन गो. ओके, सो उनकी ये आई नो. हाँ, सो उनके साथ एक छोटी सी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट थी, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने को एक मौका मिला टू कोलैबोरेट विथ देम ऑन मेकिंग अ थिंग विच वुड हेल्प अदर्स टू बिल्ड सिमिलर एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पोकेमॉन गो. अब आजकल उसको नाइंटिक SDK करके बुलाते हैं. सो वहाँ पर भी थोड़ा काम किया है, बट मोस्टली मेरा काम ऐसे सिमुलेशंस बनाना, वेरी हार्ड कोर प्रोग्रामिंग टाइप है. एंड या, तो ये मेरा करियर का जर्नी अभी तक रहा है. बिल्कुल ठीक है. एंड अगर हमने सैलरी की तो बात ही नहीं करी, अगर गेम डेवलपमेंट में हम जाते हैं तो क्या एवरेज सैलरी रहती है यहाँ पे? ऑफ 2024 अपना ग्लासडोर तो बताता है ये सारी चीज़ें. सो बट हाइपोथेटिकली ग्लासडोर के व्यूज़ पे हम नहीं जा सकते क्योंकि कुछ लोग ये NDA वगैरह भी साइन करते हैं कि सैलरी डिस्क्लोज नहीं करना है वगैरह वगैरह. बट इफ़ यू हैड टू स्टार्ट, अगर आपका 0 to 1 year एक्सपीरियंस पे आप शुरू कर रहे हो तो आपको बेसिक सैलरी 5 LPA 6 LPA आपको मिल जाती है, उतना आप पहुंच जाते हो. बट प्रोवाइडेड आपके पास 2 गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, वो नहीं है तो you can also sometimes, if you don't have any experience and you're just jumping to the company as a fresher candidate interview without doing any projects, तो आपका सैलरी as low as 1.2 भी जा सकता है. ओके. एंड नेक्स्ट 5 years में कितना हम ग्रो कर सकते हैं? Actually ये अभी इंडिया में गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग फंड्स फॉर गेमिंग, एंड नेक्स्ट 5 years में the way the gaming chart is very high, but it's slightly changed from the consumption media. कि जैसे अभी हम और आप अभी वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं और हम ये बात वगैरह कर रहे हैं तो हम अपने लैपटॉप्स में कर रहे हैं, फ़ोन्स में करते हैं जनरली. सो ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी विद अ VR हेडसेट. तो द इंडस्ट्री इज़ लीनिंग इन टूवर्ड्स दैट रेस. मेटा हो गया, मेटा इज़ लीनिंग इन टू दिस रेस. दे हैव रिलीज्ड देयर Ray-Ban glasses. And there is Apple has come up with Apple Vision Pro. So they all are leaning towards different consumption media, but in next 5 years, that is going to be where the content is consumed. That is where is going to be games are developed, and the market is ever rising. I think back in the 90s, एक बार market गिरा था gaming का,
आई डो नॉट रिमेंबर व्हाट द एग्जैक्ट रीजन वाज, दिस आई रेड लॉन्ग बैक, बट वो एक ही बार था जब हमने डिप देखा था मार्केट में। उसके अलावा अभी कोई सिग्निफिकेंट डिप्स नहीं है। इवन जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब कट्स जो हैं अभी जो रिसेंटली इंडिया में हुआ है, दैट हैज़ कॉज्ड पीपल टू पैनिक, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जॉब भी खतरे में है, हम भी गेमिंग इंडस्ट्री में हैं। नहीं, आप हो गेमिंग इंडस्ट्री में, बट जॉब उनकी काटी जा रही है जो गैम्बलिंग गेम्स बनाती हैं, सबकी नहीं। सो वो एक फियर फैक्टर है लोगों के मन में, बट इट्स एवर ग्रोइंग, इट्स ऑलवेज वेरी हाई। आप जब भी कुछ किसी ने कुछ भी बना दिया, आजकल तो लोग गेम्स सर्जन सिमुलेटर बनाते हैं, जैसे कि सर्जरी करने का सिमुलेशन हो गया, और गेमिंग ट्रांसलेट कर जाता है बहुत सारी फील्ड्स में। आप बिल्डिंग्स बना रहे हो गेम में बैठ के, सर्जरी कर रहे हो, सिमुलेट कर रहे हो सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें। तो डिप इज लाइक आई कांट इमेजिन डिपिंग। इसके बारे में थोड़ा और बताओ, लाइक किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो फिर ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक्चुअल में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उस चीज को बिना करे। दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ गेमिंग जो अभी ग्रो हो रही है, ऐसी डिवाइस बनी नहीं है, विच इज बेसिकली आप सोचते हो एंड आप वो ट्रांसलेट कर लेता है, विच सम पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट, कि आप सोचते हो कि मैं भाग रहा हूँ, मेरे गेम में मैं भाग रहा हूँ, या फिर मैं फिजिकली पंच कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो वो सब ट्रांसलेट हो रही हैं गेम में। तो ऐसी डिवाइसेस पे काम चल रहा है, एंड एज पर सिमुलेशन, ये एक टाइप का सिमुलेशन हो गया जिसमें आप सीख रहे हो। सो इन फ्यूचर आपने मैट्रिक्स देखी? सो मैट्रिक्स में वो ऐसे सो जाता है एंड वो दोबारा उठता है एंड ही इज लाइक नहीं, अभी मैंने कुंफू सीख लिया, अब मैंने कराटे सीख लिया। वैसी वाली एस्पेक्ट्स भी होती हैं। एंड अभी जो मैं भी काम कर रहा हूँ समथिंग सिमिलर, कि आपको कुछ बेचना है, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड आप इतने बड़े कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, और या फिर आपको इतनी बड़ी कंपनी ने रिक्रूट किया है कि उनके कस्टमर्स आर वेरी रिच, एंड आप उनको नाराज़ नहीं कर सकते। आप ऐसे उनके घर पे जाके ऐसे, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप नए रिक्रूट्स होते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। सो ऐसे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपनी कंपनी में। तो आप क्या करते हो कि वीआर में सिमुलेशन बनाते हो, जिसमें दो लाइक कुछ लोग आपके सामने खड़े हैं, तो आप उनसे बात कर रहे हो एंड वो रियलिस्टिक लग रहा है आपको वो बेचना है, तो आप गलतियां भी करोगे तो आपको सुधार भी देगा। तो ऐसे सिमुलेशंस बहुत सारी बन रही हैं। Not only my company, there's a lot of company that is making these kinds of simulations to simulate real life situations in games. एंड इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में क्या बोलते हैं? VR simulation. VR सिमुलेशन। ओके, पर या ग्रेट, ये तो काफी अच्छा हो जाएगा। चलो विल वेट, लेट्स सी कैसे होता है। ठीक है, सो अवर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि जैसे ये पूरा रोड मैप करने के बाद में हमने अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, सो एक आइडियल रिज्यूमे क्या होना चाहिए अगर हम जॉब के लिए जाते हैं एज अ गेम डेवलपर? एक आइडियल रिज्यूमे फॉर गेम डेवलपमेंट इज जहाँ पे आपकी टेक स्टैक हाईलाइट होती है। अगर आप डेवलपर हो तो आपकी टेक स्टैक हाईलाइट होगी। टेक स्टैक हाईलाइट होगी एज इन टेक स्टैक एज इन आपकी टेक्नोलॉजी स्टैक, विच इज़ बेसिकली आप बोलोगे कि मुझे C# आता है, फिर आप बोलोगे कि मुझे C# आता है, और आप बोलोगे कि मुझे 50% C# आता है, फिर आप बोलोगे कि मुझे C++ भी आता है, मुझे 50% आती है, यूनिटी भी आता है, अनरियल भी आती है मुझे, या फिर मुझे कोई कस्टम इंजन है जैसे दूसरी कंपनीज यूज़ करती हैं। सो मुझे आप बोलोगे कि मुझे कस्टम इंजन भी चलाना आता है, तो आप वो सब लिख के टेक स्टैक ना आप लिख दोगे, तो वो एक ज़रूरी हाईलाइट होता है। उसके अलावा आपको जनरल आपका जो रिज्यूमे होता है सेम फॉर्मेट है, जैसे कि आपका अबाउट मी हो गया, या फिर आपके अबाउट मी आपका एक तस्वीर, अबाउट मी आपका नाम, आपका एग्जिस्टिंग टाइटल। अगर आपका एग्जिस्टिंग टाइटल नहीं है तो आप फ्रेशर्स लिख दोगे, फ्रेशर लिख दोगे, फ्रेशर्स नहीं लिखोगे। बट फिर आप उसके नीचे आपका एजुकेशन वगैरह लिखोगे, और आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो सारी लिखोगे। ये सारी चीज़ें अगर आप शॉर्ट भी कर दोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपको अच्छा लिखना, हाईलाइटेड रखना है आपका टेक स्टैक और आपका प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। ये 2 सेक्शंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए।
कुछ लोग ट्रेडिशनल फॉर्मेट में ले जाते हैं रिज्यूमे एंड दे सबमिट इट एज अ वर्ड डॉक. कुछ लोग पीडीएफ भी संभालते हैं. बट अभी जो रिसेंटली जो बहुत ऐसे मतलब बहुत लोग रिक्रूटमेंट के टाइम पे पूछते हैं इस पोर्टफोलियो वेबसाइट पूछते हैं गेम डेवलपमेंट में. सो वो शिफ्ट हो जाता है कि वो ट्रेडिशनल मेथड से शिफ्ट कर जाते हैं. बोलते हैं कि आप हमको वेबसाइट दिखाओ. द रीज़न दे वांट टू सी द वेबसाइट इज दे विल ऑल्सो बी एबल टू लाइक द पीपल हु डिज़ाइन द वेबसाइट. या फिर मैं डेवलपर हूँ तो मैं अपना वेबसाइट जो मैंने बनाया पोर्टफोलियो उसमें कभी कभी मैं प्लेएबल लिंक इंक्लूड कर लेता हूँ जिसमें आप लिंक पे दबाओगे तो आप देख सकते हो. फिर आप वीडियो भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ वेबसाइट में तो आप मेरा गेम प्ले तक देख सकते हैं. बट रेज्यूमे ट्रेडिशनल फॉर्मेट होने के कारण अगर आपने कुछ गेम बनाए हैं 2-3-4 प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं और आप वहाँ पे लाइक इमेजेस भी डालते हो कुछ भी कर लेते हो तो ट्रांसलेट नहीं होता. उनको पता नहीं चलता है कि अच्छा ये गेम है देखो कितना सुंदर है कितना मैकेनिक्स है ये है. तो या तो आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट पूछते हैं आजकल या तो वर्ड डॉक और पीडीएफ आप जनरली दे सकते हैं जिसमें आपका जनरल इन्फॉर्मेशन होता है क्या कौन हो कितना एजुकेशन है. बट इफ़ दे वांट टू सी योर प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो वेबसाइट कि आपको अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर बनाने में दिक्कत हो रही है आप नहीं चाहते आपके पास टाइम नहीं है एक सिंपल सोल्यूशन है ड्राइव. आप एक गूगल ड्राइव जो आपका पर्सनल रहता है उसमें एक फोल्डर बना सकते हो कॉल्ड माई प्रोजेक्ट्स या फिर माई करेंट गेम्स. उसमें आप आपके वीडियोस और फोटोज उसमें इंक्लूड कर दें और जो भी आपको लिंक मांगे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट का लिंक दो सीधा आपका ड्राइव का लिंक दे दो. बस ये याद रखना कि एनीवन कैन व्यू वाला ऑप्शन उसमें चालू रखना क्योंकि अगर वो देख नहीं सकते तो फिर वो रिक्वेस्ट करते बैठ जाएंगे. फिर आप सोचते बैठेंगे कि मैंने तो इतना अच्छा किया मेरा सब कुछ अच्छा मेरा प्रोजेक्ट भी अच्छा है रिक्रूट क्यों नहीं हो. मेरे पास भी बहुत बहुत पोर्टफोलियो आते हैं मेरे पास तो मैं देखती हूँ उस पर क्लिक करती हूँ. ऐसा आता है कि एक्सेस के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. फिर ऐसा होता है यार मैं क्यों लूंगी अब परमिशन. तो हम फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट पोर्टफोलियो दिखाओ आप. तो ये चीज जरूरी है या तो आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ या फिर ड्राइव लिंक अगर आप दे रहे हो तो आप चेक कर लेना पहले देने से पहले. तो ये बहुत जरूरी की चीज है. सर ये एक और मेरा फ्लैश हुआ विच विल रियली हेल्प जो भी whoever is watching this podcast is अगर आपको वेबसाइट बनाने में कोडिंग की दिक्कत आती है देयर इज अ AI called as Framer. It's sort of like a AI based website also and drag and drop वाला इंटरफेस भी है उनका. बहुत सुंदर सुंदर टेम्पलेट है. आप उसमें आपका वेबसाइट पब्लिश कर सकते हो. आपका एग्जिस्टिंग बिल्कुल प्रोग्रामिंग की नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है. ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हो आप. So we'll add all the links in the description. और आपकी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है उसका भी डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देंगे. सो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी सबको. सो आई होप दिस पॉडकास्ट वाज हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच वरुण. हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प मेनी स्टूडेंट्स. आई होप सो टू. आई होप सब लोग ये पॉडकास्ट देखें एंड आई होप दे गेट समथिंग यूजफुल जो लोग यूज़ कर पाएँ अपने थ्रू आउट देयर जर्नी. थैंक यू सो मच.